नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ऑल गुड? सभी ठीक है? चलो गुड, अच्छे ही होने चाहिए सभी। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियरी। ठीक है, क्या है? जुडिशियरी। देखो भाई, दिस इज आवर टॉपिक जुडिशियरी। ठीक है, और जुडिशियरी को हम पढ़ेंगे कैसे? तो जुडिशियरी को हम पढ़ेंगे कितने भागों में, वो देखो। जुडिशियरी में हम कवर करेंगे हमारी सुप्रीम कोर्ट। क्या कवर करेंगे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम कवर करेंगे हाई कोर्ट। उसके बाद हम कवर करेंगे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद हम कवर करेंगे लोक अदालत। ठीक है, तो जुडिशियरी के अंदर हम ये चार चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और हम पढ़ेंगे लोक अदालत। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, उससे भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी। लेकिन वो भारतीय न्यायपालिका का अंग नहीं है, तो उसे हम सेपरेट पढ़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ। एक सेपरेट मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी बता दूंगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि यहाँ से एक या दो ही चुनिंदा प्रश्न होता है जो आने की संभावना रहती है, तो आप ताकि उसे भी टिक कर पाए। सो ये हमारा सिलेबस रहेगा जुडिशरी के अंदर। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। करें स्टार्ट? चल, तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, चल मिटा दो ना, ये समझ में तो आ गया ना जुडिशरी न्यायपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, या इसे हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न, थोड़ा सा हिस्ट्री समझो पहले इसकी, सुप्रीम कोर्ट की अब हिस्ट्री समझें आप। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो हमारे भारत में, सबसे पहले आप समझो पहले कि हमारे भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हमारे भारत में जो चलता है बच्चों, वो चलता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब आप समझ पा रहे होंगे कि भैया ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है। मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कंपेयर करके समझते हैं हम। हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वहां पर सबसे टॉप पर होती है सुप्रीम कोर्ट, होती है कि नहीं? उसके बाद क्या होती है? हाई कोर्ट्स होती हैं हर स्टेट में, और उसके बाद क्या होती हैं आपकी? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। ये हिरार्की है हमारे भारत में। तो हमारे भारत में जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट भी इन्फोर्स कर सकता है और हाई कोर्ट भी इन्फोर्स कर सकता है। ये आपस में सब जुड़ी हुई हैं, ये आपस में सब इंटीग्रेटेड हैं। वहीं दूसरी और मैं अगर बात करूं तो जैसे यूएसए है बच्चों, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां पर डबल सिस्टम है कोर्ट्स का। यहां पर एक होती है फेडरल कोर्ट,
समझना, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इंटीग्रेटेड व्यवस्था क्या है। और एक होती है स्टेट कोर्ट। फेडरल का मतलब है यहां हमारा सेंटर से, ठीक है। तो जो फेडरल कोर्ट होती है ये फेडरल लॉज को लागू कराती है, ये फेडरल लॉज को लागू कराती है। और स्टेट कोर्ट जो होती है, जो हर राज्य की अपनी कोर्ट होती है, वो स्टेट लॉज को लागू कराती है। मतलब यहां पर यूएसए में डबल सिस्टम है जुडिशरी का। ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर कोई सेंटर का कानून लागू करवाना है तो उसकी जिम्मेदारी फेडरल कोर्ट की है, और स्टेट कोर्ट है वो लॉज। और अगर स्टेट लॉज की बात करें तो वहां पर जिम्मेदारी बनती है स्टेट कोर्ट्स की। यानी इन दोनों में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। क्या भारत में ऐसा है? नहीं। भारत में हाई कोर्ट भी सेंट्रल के लॉज को इन्फोर्स करा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट भी। ऐसा तो नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट भैया यूनियन के लॉज को इन्फोर्स कराने का काम करेगी और स्टेट की कोर्ट जो है वो, यानी हाई कोर्ट जो है वो राज्यों के लॉज को इन्फोर्स कराने का काम करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पर डबल सिस्टम है कोर्ट्स का, ये इंटीग्रेटेड नहीं है, इनका काम अलग अलग है। फेडरल कोर्ट का फेडरल लॉ से संबंधित है और स्टेट कोर्ट का स्टेट लॉ से संबंधित है। और वही भारत में ये इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, ये मिटा दूं। अब मान लो आप अब दूसरे उससे समझो, जब मैंने आपको समझाया था रिट्स में कि मान लो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, मान लो वो दिल्ली राज्य का है, तो ऐसा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही अपील कर सकता है, केवल वहीं जा सकता है? नहीं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि नहीं? तो यानी इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, आपस में ये जुड़ी हुई है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा। अब बात आती है कि भैया ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आया कहां से? ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आया कहां से? तो देखिए ये सिस्टम हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये एक्ट्स मैं आपको बाद में कराऊंगी, सारे के सारे एक्ट्स आपने नाम सुना होगा। चार्टर एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1718, सॉरी चार्टर एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1781, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ये सारे एक्ट्स हैं और इनका क्या बैकग्राउंड है वो सब हम जब ही समझेंगे जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमें ये व्यवस्था दी है। कौन सी? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। प्रश्न कैसे आ सकता है आपका, समझो। आपका प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम किस एक्ट के द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो आप क्या टिक कर दोगे कि भैया हमने हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका व्यवस्था है, किस प्रकार का जुडिशियल सिस्टम है। तो इंटीग्रेटेड है, अलग अलग ये नहीं है जैसे कि हमने यूएसए में देखा। क्लियर है? ओके। तो अब इस व्यवस्था, ये जो इंटीग्रेटेड व्यवस्था है भारत में, उसका सबसे पहला पहलू आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट को आज समझते हैं। ठीक, चलिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि बच्चों बताओ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से शुरू होता है और किस आर्टिकल पर जाकर समाप्त हो जाता है? तो एक मिनट तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से शुरू होता है और किस आर्टिकल पर समाप्त होता है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से शुरू होता है और खत्म किस आर्टिकल पर होता है? आर्टिकल 147 पर।
क्लियर है? तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 124 से शुरू होता है और 147 पर इसका समापन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि बैकग्राउंड क्या है सुप्रीम कोर्ट का। बैकग्राउंड की बात करूं या मैं हिस्ट्री की बात करूं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट आई कहां से। देखिए, हमारे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब तो आप समझ गए ये GOI का क्या मतलब है, लिख ही देती हूं, चलो छोड़ो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक स्टैब्लिश किया था, बनाई थी एक फेडरल कोर्ट। क्या बनाई थी? एक फेडरल कोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक फेडरल कोर्ट बनी थी इस एक्ट के तहत। यही वो एक्ट है जिसने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम दिया और यही वो एक्ट है जिसने भारत में फेडरल कोर्ट का निर्माण किया था। और ये फेडरल कोर्ट की सीट हुआ करती थी दिल्ली। ठीक है। जब बाद में हमें स्वतंत्रता मिली तो यही फेडरल कोर्ट क्या बन गई? यही फेडरल कोर्ट आपकी कन्वर्ट हो गई इनटू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो यही फेडरल कोर्ट किस में बदल गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्लियर है? तो बाद में जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो यही कोर्ट जो है वो किस में चेंज हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कब चेंज होती है? जनवरी 1950 में। 28 जनवरी था डेट। ठीक है, जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 में ऐसा हो जाता है। तो अब आप बैकग्राउंड समझ गए सुप्रीम कोर्ट का कि कहां से आई, कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तब भारत में एक फेडरल कोर्ट हुआ करती थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बनाई थी। और बाद में यही कोर्ट किसमें कन्वर्ट हो गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई। कब? 28 जनवरी 1950 में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कहां से सुप्रीम कोर्ट आई। ठीक है, फाइन। ये मिटा दूं? चलो, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन की बात करते हैं। देखो बच्चों, जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी, ओरिजिनली जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी, तो ओरिजिनली बात कर रही हूं मैं यहां पर, ओरिजिनली इसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और 7 अदर जजेस हुआ करते थे। तो यानी जो टोटल इसकी संख्या होती थी जजेस की, वो कितनी होती थी? 8 होती थी। लेकिन समय समय पर इस संख्या में, इस स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी की गई। ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि अभी आज से जो लास्ट कंपोजिशन थी वो थी 30 एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे प्लस 30 अदर जजेस हुआ करते थे। बाद में ऐसा नहीं है डायरेक्ट इतना आ गया, 10 हुई फिर कुछ हुई फिर कुछ हुई। ये क्यों याद रखना है वो मैं भी बताऊंगी। तो यानी टोटल जजेस कितने हो गए? 31 जजेस। अभी कुछ महीने पहले इस स्ट्रेंथ को फिर चेंज किया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो कितनी हो गई? 34। कितनी कर दी है बच्चे? 34। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस। इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। क्यों? एक तो आपको याद रखना ये जरूरी है कि जब ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट बनी तब कितने जजेस हुआ करते थे टोटल? तो 8 जज हुआ करते थे। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीनों पहले इसकी स्ट्रेंथ में बदलाव किया गया है और कितनी कर दी गई है? 34 कर दी गई है। तो उससे पहले की स्ट्रेंथ आपको याद रखना जरूरी है
34 से पहले कितनी हुआ करती थी? 31। क्यों? आपसे प्रश्न आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 34 कर दिया गया, कितने से? पहले 30 थे, 32 थे, 33 थे या 31 थे? तो 31 थे। तो कितने से बढ़ाकर कर दी गई? तो 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? फाइन, इसे लिखो फटाफट से जल्दी। ठीक है, कंपोजिशन क्लियर है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। अब हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है बच्चों? प्रेसिडेंट। लेकिन हमारे संविधान में पता है क्या लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, जो भी अगर राष्ट्रपति उचित समझता है तो उनकी सलाह मशवरा के पश्चात। ठीक है, उतनी लंबी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और वैसे क्या लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही डीम नेसेसरी। ओके, इतना बहुत है भैया कि प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अब बात आती है कि भैया कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा कौन। ऐसी कोई क्वालिफिकेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मेंशन नहीं की गई है। तो कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो एक प्रथा चली आई है, एक कन्वेंशन चली आई है कि प्रेसिडेंट उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट अपॉइंट करेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या कन्वेंशन चली आई है, क्या परंपरा चली आई है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि बाय प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसे क्या नियुक्त किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये तो परंपरा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फिक्स रूल तो है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसे क्या बनाओगे तुम, उसे ही आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दोगे। ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये परंपरा आपकी चली आ रही है 1950 से जब सुप्रीम कोर्ट बनी है, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। ये जो परंपरा है सीनियर मोस्ट जज बनने की, इसे 2 बार तोड़ा गया। कब कब तोड़ा गया? एक तो 1973 में तोड़ा गया। 1973 में अजीत नाथ रे, AN रे को, अजीत नाथ रे को बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस। तो एक बार तो ये परंपरा 1973 में टूटी जब AN रे, अजीत नाथ रे
ये चौथे नंबर पर आते थे सीनियरिटी में। अगर ये कौन से नंबर पर थे बच्चे? चौथे नंबर पर थे सीनियरिटी में। और इनको क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो इनसे ऊपर के 3 जजेस का नंबर था उन्हें सुपरसीड करके, उन्हें बायपास करके। तो एक तो ये परंपरा जब टूटी, ठीक है, तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको बायपास करके एएन रे को क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन तीनों जजेस ने रिजाइन दे दिया कि ये तो गलत है, हम जूनियर के नीचे काम नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बार ऐसा हुआ 1977 में, जब एमयू बेग को क्या बना दिया गया था? एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। जो इनसे सीनियर मोस्ट, ये सेकंड नंबर पर आ रहे थे सीनियरिटी में, इनसे जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको नहीं बनाया, बल्कि किसको बना दिया? एमयू बेग को जो है क्या बना दिया बच्चे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। तो यानी जो कन्वेंशन, जो परंपरा चली आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही, उसकी ही नियुक्ति होगी जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, तो ये परंपरा 2 बार टूटी, 1973 में और 1977 में। 1973 में एएन रे को बना दिया 3 जजेस को बायपास करके, और 1977 में एमयू बेग को बना दिया 1 जज को बायपास करके, ठीक है। और ऐसा किसके कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी। इस समय कौन आपकी प्राइम मिनिस्टर थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलो ये भी सुन लो, ऐसा क्यों किया, सुन लो। 1973 में एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था जिसे आप कहते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, सबसे बड़ी जज बेंच बैठी थी 13 लोगों की। जो फैसला आया था वो 7 और 6 के उससे आया था। तो ये जो 3 जजेस थे, ये जो 3 जजेस थे, ये उन 6 जजों में शामिल थे। ये उन 6 जजों में, सॉरी, ये उन 7 जजेस में शामिल थे जिन्होंने केशवानंद भारती केस सुनाया था, जिससे सरकार जो थी वो खुश नहीं थी। तो देखो, समझो थोड़ा, केशवानंद भारती केस आया 7:6 के रेशियो से, क्या आया? फैसला। 7 जजेस ने हामी भरी और 6 जजेस ने ना किया। तो ये जो 3 सीनियर मोस्ट जज हो रहे थे, बन रहे थे, वो इन 7 जजेस में थे। और ये जो फैसला था केशवानंद भारती केस में, वो सरकार के विरुद्ध था, या सरकार इससे खुश नहीं थी इस फैसले से। और जो 6 जजेस थे जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया था, उसमें एएन रे शामिल थे। समझ गए ना आप क्यों एएन रे को बना दिया? क्योंकि जो हक में फैसला था केशवानंद भारती केस के, ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे वो इन 7 में शामिल थे। ऐसे ही 1977 में, आपको पता है 1975 से और 1977 तक देश में क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था। तो बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर पकड़ के डाल दिया गया था। तो फिर केस आया कि भाई ये बहुत गलत है, ऐसे आप लोगों को जेल के अंदर ऐसे नहीं डाल सकते। तो फिर फैसला आया, तो ये एमयू बेग थे, उन्होंने बोला ऐसा इमरजेंसी के दौरान ऐसे हम डाल सकते हैं। और जो इनसे ऊपर जो सीनियर मोस्ट, तो इन्होंने एक तरह से हमें कहें सरकार जो काम कर रही थी उसके पक्ष में इन्होंने फैसला, उसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में जो फैसला होना चाहिए था उसमें ये शामिल थे। तो एमयू बेग को इसलिए क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो वो मतलब यही है, जो सरकार के पक्ष में जो थे जजेस उनको तो बनाया, और जो सरकार के पक्ष में नहीं थे, जिस फैसले से सरकार खुश नहीं थी, उस फैसले का जिन्होंने समर्थन किया उन्हें बाईपास कर दिया। जैसे वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस को, और यहाँ पर भी ऐसे ही इन्होंने सरकार के पक्ष में बात कही थी, ठीक। तो ऐसा अब क्या होता है 1993 में, अब ऐसे तो क्या होगा, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है जुडिशरी के अंदर, तो ये तो ठीक है नहीं। तो 1933 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को आप क्या बनाओगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया
उन्होंने बोला कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वो ही अपॉइंट किया जाएगा एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूरी कहानी आपको क्लियर है, ठीक है। आगे हम चलें अब। चीफ जस्टिस, अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि सबसे कम समय के लिए शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, कि भैया भारत में शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय के लिए कौन बने हैं आपके? कमल नारायण सिंह। और सबसे लंबे समय के लिए कौन रहे हैं? तो सबसे लंबे समय के लिए रहे हैं आपके वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ आपके सबसे लंबे समय तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। सबसे छोटे समय के लिए शायद 12-13 दिन ही रहे थे, कमल नारायण सिंह रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में कौन है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है आपके? बॉब्डे, ठीक है। तो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आपके? बॉब्डे। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि फिलहाल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको प्रश्न ऑप्शंस होंगे तो बॉब्डे पे टिक कर देना। बॉब्डे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? तो 47th नंबर के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। क्लियर है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हमने देख लिया, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश तो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहली बात आती है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो क्या क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? पहली कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर 10 साल हाई कोर्ट का लॉयर, वकील रह चुका हो, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट हो इन व्यू ऑफ प्रेसिडेंट। तो 2 कंडीशन होती हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है उसमें कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए इसके साथ, समझ गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो 3 कंडीशंस हैं इनमें से कोई एक कंडीशन और होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखेगा। वो जज या तो वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, चलो ऐसा भी नहीं है तो वो 10 साल हाई कोर्ट में लॉयर रह चुका हो, ऐसा भी नहीं है तो वो राष्ट्रपति की नजर में कानून का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो, कानून का बहुत बड़ा जानकार हो। तो यानी कोई व्यक्ति अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका है तो वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। कोई व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया है या वो 10 साल और वो 10 साल हाई कोर्ट में लॉयर रह चुका है तो वो भी योग्यता रखता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और राष्ट्रपति की नजर में वो एक कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, विशेष उसको नॉलेज है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, चलिए दूसरी चीज,
ये मिटा दो। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, मिनिमम एज नहीं है कि इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ऐसी कोई मिनिमम एज तो है नहीं। लेकिन जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो है 65 वर्ष। कितना? 65 ईयर। अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की उसकी आयु हो जाती है तो उसको क्या कर, उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम इसका जो टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट के जज का, दैट इज 65 ईयर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? ठीक है, चलो। अच्छा, अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन आपको पता है संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात। क्या लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करने के बाद। ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, इसको लेके बहुत विवाद चला कि भैया ये जो सलाह लेने की बात चल रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इसका मतलब क्या है? तो इसका इंटरप्रिटेशन, इसकी जो व्याख्या की गई इस वर्ड की, उसके लिए 3 केसेस आए, अलग अलग केस आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग व्याख्याएं दी इस वर्ड को लेकर, कंसल्टेशन को लेकर। तो उनको हम बोलते हैं जजिस केस। तो इसमें फर्स्ट जज केस आया, पहला जज केस आया, जिसे हम बोलते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जज जो पहला जज केस आया उसे हम बोलते हैं, उसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, ठीक है, इसका मतलब यही है कि सिर्फ सलाह मशवरा ले ले। इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो राय दी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी ही, वो प्रेसिडेंट पर बाध्य होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी सीधा सीधा ये बोला पहले जज केस में कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस नहीं है मतलब कि जो सलाह होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो प्रेसिडेंट पर बाध्य नहीं होगी, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी। यानी जो एडवाइस होगी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट पर बाध्य नहीं होगी। ठीक है, ये केस आया था आपका 1982 में, पहला जज केस जो आया था आपका वो 1982 में आया था। ठीक है, दूसरा जज केस आया फिर सेकंड जज केस। सेकंड जज केस को हम बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आया था मेरे हिसाब से 1993 में। ये सेकंड जज केस अब कब आया था? 1993 में। इस केस में क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कंसल्टेशन का मतलब, जो संविधान में जो कंसल्टेशन शब्द है इसका मतलब है कंकरेंस। इसका मतलब क्या है? कंकरेंस। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग होगी, वो राष्ट्रपति पर बाध्य होगी। लेकिन केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी सलाह अपने आप नहीं दे सकता। उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के 2 अदर जजेस से सलाह मशवरा करनी होगी। फिर उन जजेस से सलाह मशवरा करने के पश्चात जो सलाह होगी वही सलाह वो प्रेसिडेंट को देगा और वो सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंड होगी। तो यानी यहां से मैं कह दूं कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत सेकंड जज केस से हो गई।
यानी इसमें क्या हुआ कि जो एडवाइस होगी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर, जो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद, ये दिख रहा तो है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद टू सीनियर मोस्ट जज, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो इस केस में क्या बोला कि हाँ, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंड होगी, लेकिन वो खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसके दो सीनियर मोस्ट जज से सलाह करके ही प्रेसिडेंट को सलाह देगा, तब ही प्रेसिडेंट उसकी सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यानी कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत जो है इसने कर दी। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है, कॉलेजियम का मतलब एक तरह से ग्रुप, तो अभी ग्रुप बन गया ना एक तरह से कि भैया एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो अदर जजेस मिलकर सलाह मशवरा कर रहे हैं और फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही सलाह किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट को दे रहा है। ठीक, अच्छा, फिर तीसरा जज केस आया इसी को लेके, ये मिटा दूं। फिर थर्ड जज केस आया, फिर आपका एक थर्ड जज केस आया 1998 में। इसे हमने बोला इन री प्रेसिडेंशियल केस, इन री प्रेसिडेंशियल केस, इन री प्रेसिडेंशियल केस बोला इसको। इसमें क्या बोला, इसमें कॉलेजियम सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई किया गया कॉलेजियम सिस्टम को। आपको याद है ना, सेकंड जज केस में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों का कॉलेजियम सलाह दे रहा था। यहां पर जो कॉलेजियम सिस्टम था उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चार अदर सीनियर मोस्ट जजेस, यानी टोटल 5 लोगों का एक कॉलेजियम था जो मिलकर क्या देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे। क्लियर है? तो ये जो इतनी ज्यादा बवाल हुआ इस शब्द को लेकर आपको क्लियर है? 3 जजेस केस क्लियर हैं और ये कब आया था आपका, 1998 में आया था। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट जज का आपको नाम याद रखना है, हेगड़े। आपने नाम सुना है? हेगड़े एक आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे जिनका नाम था हेगड़े। ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके। अर्लियर यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले ये क्या थे, मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले ये राज्यसभा के सदस्य थे और फिर बाद में ये लोकसभा के सदस्य भी बने थे। ठीक है, तो हेगड़े याद रखना है, एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो पहले राज्यसभा, जज बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, इनको बोलते थे हम के.एस. हेगड़े, के.एस. हेगड़े। और बाद में ये लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक, इतना क्लियर है आपको? अब आपको तो ये भी क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। अब यहां पर आप समझें सुप्रीम कोर्ट में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य करने की जो भाषा है वो क्या है, तो इंग्लिश। तो सुप्रीम कोर्ट में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आर्टिकल कहता है आपका 348 आर्टिकल क्या कहता है
कि जो कामकाजी भाषा होगी सुप्रीम कोर्ट में वो अंग्रेजी होगी, वो इंग्लिश होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी क्या होता है बच्चों खर्चा, वो कहाँ से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका सारा खर्चा आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका सारा खर्चा आता है। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का खर्चा कहाँ से दिया जाता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका पूरा खर्चा दिया जाता है। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ये खुद में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में आता है। तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ फंड पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। आपके मेनली 3 फंड होते हैं, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1, एक होता है आपका पब्लिक अकाउंट फंड अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1, और एक होता है आपका कंटिजेंसी फंड अंडर आर्टिकल 267। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की संचय निधि, कुछ नहीं, हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसकी, वो आप देख लेना। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सारा खर्चा निकलता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी, जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस आर्टिकल 125 में आते हैं। और ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस को डिसाइड पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 125 में ऐसा आता है। ठीक, आपको पता है पार्लियामेंट जजेस की कोई भी जो सैलरी वगैरह है उसमें बढ़ोतरी तो कर सकती है, घटा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता कि पार्लियामेंट इन जजेस की सैलरी वगैरह में घटा दे तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, फिर वो इंडिपेंडेंट काम कैसे कर पाएगा, समझ रहे हैं? एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्सेप्शन है, ठीक है, जहां पर जजेस की तनख्वाह में भी घटोत्तरी की जा सकती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, और वो अभी तक इंडिया में लगी नहीं है और लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के, वो आर्टिकल 125 में आते हैं, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इस तरह क्लियर है? चलिए, अच्छा, हमारा सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा हो गया, सीजीआई हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जा सकता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जजेस का रिमूवल सेम है, इसलिए मैं जब हाई कोर्ट आपको पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पर रिमूवल नहीं बताऊंगी, बिकॉज इट इज सेम। मैंने यहाँ इसीलिए दोनों का लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो ये जो रिमूवल की बात कही गई है, रिमूवल की जो बात कही गई है, हटाने की जो बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो बात की गई है, वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 5 के अंदर की गई है। लेकिन कहीं पर भी इन आर्टिकल में प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि प्रक्रिया क्या होगी, क्या स्टेप्स होंगे जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा। नो, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट मेंशन्ड कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम था जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें पूरा प्रोसीजर मेंशन है, पूरा प्रोसेस मेंशन है, पूरा प्रोसीजर मेंशन है कि भाई किस प्रकार से, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा। ठीक, अच्छा, चलो हटाने का प्रोसीजर तो हम देखेंगे, पहले ये तो जान लें कि हटाएगा कौन। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को हटाता है राष्ट्रपति। तो कौन रिमूव करता है? रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हटाता है किसके रिकमेंडेशन पर? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट
के द्वारा ये रिकमेंडेशन उसे मिलता है। ऐसे नहीं हटा सकता कि भैया प्रेसिडेंट का मन किया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटा दिया, ऐसे नहीं होता। पूरा एक तरीका होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, तब जाकर पार्लियामेंट के कहने पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकता है। अभी तक हटा कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रोसीजर ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब जान लेते हैं। अब हमने ये जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की बात संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, 124 क्लॉज 4 एंड 124 क्लॉज 5। इसका पूरी प्रक्रिया किस में मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। और इसे कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पर, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। नाउ वी विल सी व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया है क्या आखिरकार, चलो जानते हैं। अरे उससे पहले ये तो समझ लो कि किस आधार पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का आधार क्या है, तो ग्राउंड क्या है, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा। आधार है आपके इनकैपेसिटी, असक्षमता और मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार और असक्षमता। ये दो ही ग्राउंड हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। इन दोनों में से अगर उन पर कोई भी एक एलिगेशन लगता है तो तब उनको हटाया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल। अब देखते हैं बच्चे हम प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। देखिए, जो रिमूवल प्रोसीजर, जो रिमूवल मोशन है, जो रिमूवल प्रस्ताव है, वो लोकसभा में भी आ सकता है और वो राज्यसभा में भी आ सकता है। अभी क्या आ रहा है आपका, रिमूवल मोशन आ रहा है कि जज, कोई जज है मान लो, उसका खिलाफ जो रिमूवल मोशन है वो कहाँ आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है या फिर राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक, लोकसभा में आया तो कम से कम लोकसभा में इस रिमूवल मोशन को आने के लिए ही 100 मेंबर्स की अनुमति की आवश्यकता है। और अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में इस मोशन को आने के लिए ही 50 मेंबर्स की अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, अब मान लो मोशन आ भी गया, तो अगर लोकसभा में आया है तो स्पीकर की मंजूरी चाहिए, और राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में क्या होता है बच्चे, चेयरमैन की मंजूरी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है अगर मान लो लोकसभा के स्पीकर ने इस मोशन को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं दी तो वहीं पर गायब। समझ रहे हैं ना कितनी ज्यादा कठिनाई है। लोकसभा में आ रहा है, मोशन को आने के लिए 100 मेंबर की मंजूरी चाहिए। 99 मेंबरों ने भी बोला कि हाँ हम मोशन को एडमिट करते हैं, हम मोशन को लाने दे रहे हैं, तो नहीं आएगा। 100 मेंबर, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर की मंजूरी। चलो 100 मेंबर की मंजूरी मिल गई या 50 मेंबर की मंजूरी मिल गई, जिसमें भी आया। तो अगर लोकसभा में आए तो स्पीकर की मर्जी है उस मोशन को आगे बढ़ने दे या नहीं। राज्यसभा में आता है तो चेयरमैन की मर्जी है कि उस मोशन को आगे बढ़ने दे या नहीं। मान लेते हैं अगर लोकसभा में आए तो स्पीकर ने हामी भर दी, राज्यसभा में आया है तो चेयरमैन ने हामी भर दी। मान लेते हैं इफ एडमिटेड, इन दोनों ने अगर उसे मोशन को एडमिट कर लिया तब क्या होगा, इफ एडमिटेड, तो तब ये स्पीकर और जो चेयरमैन है जिसमें भी मोशन आया है वो एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे, 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे कि जज पर जो आरोप लगा है उसकी इंक्वायरी के लिए। और इस 3 मेंबर की कमेटी में होगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और तीसरे जो है वो एक कानून का विशेषज्ञ होगा। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी बैठेगी, वो जज पर जो भी आरोप लगा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी।
फिर ये अपनी रिपोर्ट देगी कमेटी। तो जिस भी सदन में मोशन आया है वो इस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। जिस भी सदन में ये मोशन आया है, यदि उस सदन ने 2/3 बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी से इस मोशन को पास कर दिया तो फिर ये कहां पे जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। और यदि उस सदन ने भी 2/3 बहुमत से मोशन को पास कर दिया, यानी दोनों सदनों ने स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन को पास कर दिया, तब जाकर प्रेसिडेंट जज को हटाएगा। रिपोर्ट इफ बोथ द हाउसेस पास द मोशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बाद जज जो होगा वो रिमूव्ड होगा किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई कि भैया किस तरह से ये हटा सकते हैं। रिमूवल मोशन कहीं भी आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा में आया तो 100 मेंबर की मंजूरी की आवश्यकता है, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर की मंजूरी की आवश्यकता है। उसके बाद अगर लोकसभा में मोशन आया है, मान के चले, तो स्पीकर की मर्जी है एडमिट करे या ना करे। राज्यसभा में आया है तो चेयरमैन की मर्जी है एडमिट करे या ना करे। मान लो एडमिट कर दिया, तो अगर मान लो लोकसभा में आया है तो स्पीकर ने एडमिट कर दिया, तो अब क्या होगा, एक 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी कि इस पे क्या चार्ज लगा है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर वो 3 मेंबर की कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर सदन के द्वारा उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाएगा। जिस भी सदन में ये मोशन आया है उसने स्पेशल मेजॉरिटी से इसे यदि पास कर दिया और फिर दूसरे सदन में भेजा और उस सदन ने भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तब जाकर प्रेसिडेंट के द्वारा उस जज को हटा दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात आपको? तो इस तरह से जजेस को हटाया जा सकता है। ठीक, ये मिटा दूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में काफी कुछ बचा हुआ है। हमने देख लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में कैसी जुडिशरी है, उसका वो आया कहाँ से। हमने देख लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आती है, सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड क्या है। फिर हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पढ़ लिया, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पढ़ लिया, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का से जो कुछ जजेस के रिमूवल भी पढ़ लिया, और जो मिसलिनियस था कि कौन सी लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज की। कि सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या हो सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में टाइप्स ऑफ जजेस देख लेते। ये तो होते ही जजेस, इनके अलावा भी और भी जजेस आते हैं। टाइप्स ऑफ जजेस, अदर टाइप्स ऑफ जजेस, अदर टाइप्स ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अदर टाइप ऑफ जजेस की हम बात कर लेते हैं। उससे संबंधित आपके 3 आर्टिकल हैं। एक आपका आर्टिकल है 126, एक आपका आर्टिकल है 127 और एक आपका आर्टिकल है 128। 126 बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 127 बात करता है एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस की, और ये बात करता है रिटायर्ड जजेस। क्या मतलब है इन सब का, समझ लो जरा। मान लीजिए कि मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही नहीं, किसी कारणवश वो अपने ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी रीजन हो गया, तो प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह वो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुन सकता है। तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है बच्चों? आर्टिकल 126 में, विच टॉक्स अबाउट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए किसी भी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं है, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है?
आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 127 कौन से जजेस की बात करता है? एडहॉक जजेस की बात करता है। एडहॉक जजेस का क्या मतलब है? जब मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पे जिक्र किया था कोरम के बारे में कि मिनिमम मेंबर टू रन द हाउस। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को चलाने के लिए भी कुछ मिनिमम जजेस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मिनिमम जजेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मान लो उतने जजेस नहीं हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट का सेशन चल सके, जिससे सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार चल सके। उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है पूर्व अनुमति लेकर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेकर किसी भी हाई कोर्ट के जज से, जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करके उस हाई कोर्ट के कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है उसे रिटन में रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के सेशन को चलाने के लिए कोरम पूरा नहीं है, तो प्लीज आप कुछ दिनों के लिए क्या बन के रहें? तो आप प्लीज कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर रहें, ताकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सेशन है वो ठीक तरह से चल पाए। तो उसे हम बोलते हैं एडहॉक जजेस। और ये एडहॉक जजेस कहाँ से आते हैं? फ्रॉम हाई कोर्ट से आते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोरम को कंप्लीट करने के लिए तो इनको बुलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी प्रायर परमिशन से? राष्ट्रपति की। किससे सलाह करके? उस जिस भी हाई कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट से वो जज बुला रहा है उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सलाह करके कि भैया सुप्रीम कोर्ट के सेशन में वो सही से चलाने के लिए इतने जजेस की कमी पड़ रही है, हमें आपके हाई कोर्ट से एक जज की आवश्यकता है। तो जो ऐसे जजेस का जो प्रावधान दिया गया है एडहॉक जजेस का, वो आर्टिकल 127 में दिया गया है। आर्टिकल 128 बात करता है रिटायर्ड जजेस की। तो ऐसा भी तो संभव है कि मान लो हाई कोर्ट के जजेस ना आ पाए हों, ना आ पा रहे हों, ठीक है, तो एक और प्रावधान है, तो रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सेम प्रक्रिया। जो जजेस रिटायर हो गए हैं, मान लो सुप्रीम कोर्ट का सेशन जो चलना है उसको, सेशन को चलाने के लिए कोरम पूरा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जितने जजेस चाहिए उतने जजेस है नहीं, तब क्या होगा? तो और हाई कोर्ट के जजेस भी उपलब्ध नहीं है मान लो, तो तब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ऐसे रिटायर्ड जजेस से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप आए और हमारे सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज आप एक्ट करें ताकि सेशन अच्छी तरह से चल पाए। तो ये अदर टाइप्स ऑफ जजेस होते हैं इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 127 ad hoc judges from high court and article 128 retired judges of supreme court and high court। ये मैं लिखूं तो नहीं ना, समझ गए ना आप? ठीक, अपनी भाषा में लिख लेंगे, फाइन। अब हमने जजेस की तो बात कर ली कि अच्छा 3 प्रकार के जजेस होते हैं, हाँ भाई। अब 3 प्रकार के एडवोकेट्स भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 टाइप्स के एडवोकेट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडवोकेट। एक तो होते हैं सीनियर एडवोकेट, एक होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, और अदर एडवोकेट्स। बस इन्हें समझ लो, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, ये तो पक्का है। बस थोड़ा सा जानने के लिए, थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इनका कि सीनियर एडवोकेट क्या होते हैं। सीनियर एडवोकेट होते हैं जिनकी एक्सपीरियंस, नॉलेज के बेस पर उन्हें किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सीनियर का खिताब दे दिया हो।
तो उन एडवोकेट को हम क्या कहेंगे, सीनियर एडवोकेट कहेंगे। लेकिन ये सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में अकेले नहीं जा सकते, ये फिर अपने ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं या अपने किसी जूनियर के साथ जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में। तो ये अकेले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, बल्कि इनके साथ कौन होना चाहिए, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होना चाहिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं जो सीधे अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जाते हैं, इन्हें किसी की कोई आवश्यकता और नहीं होती। अदर एडवोकेट होते हैं जो बार काउंसिल होती है इंडिया की, ऐसे वकील जिनका नाम उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंशन है, उसे हम क्या कहते हैं, अदर एडवोकेट्स कहते हैं। आपसे प्रश्न यहाँ से कोई नहीं बनेगा, सिर्फ आप एक जनरल नॉलेज के लिए याद रखेंगे कि 3 प्रकार के एडवोकेट और होते हैं, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एंड अदर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट जिनको सीनियोरिटी का जो टैग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, लेकिन ये अकेले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में एंटर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एंटर करेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के साथ, या ट्रिब्यूनल में एंटर करेंगे अपने किसी जूनियर के साथ। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। अदर एडवोकेट होते हैं ऐसे वकील जिनका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उनमें जिनका नाम मेंशन है, उन्हें अदर एडवोकेट्स की वो कैटेगरी में आ जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एडवोकेट्स और होते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में आपका बचा है सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन और पावर्स और कुछ मिसलिनियस टॉपिक। ठीक है, जैसे जूरिसडिक्शन में एपीलेट जूरिसडिक्शन, रिट जूरिसडिक्शन, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू, पावर टू रिव्यू, ठीक है, स्पेशल पिटीशन, ये कुछ चीजें आपकी बची हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। सो आई नीड 1 मोर क्लास टू फिनिश द सुप्रीम कोर्ट, और उसे हम, ये क्लास वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।